हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी दोनों प्रीवियस वीडियोस थी किस पर, फिजिक्स पर और मैथ पर, जिसमें हमने देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने डिस्कस किए थे फिजिक्स के और मैथ के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, आपको पता है कि मेनली जो है हमारे पास वो 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। ठीक है, उन 50 क्वेश्चन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लें हम 17 का मान लें, अगर 17 और 16, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास 17 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं किसके, केमिस्ट्री के। तो इस वजह से आपको केमिस्ट्री को भी अच्छे खासे तरीके से पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने बांट लिया था सेक्शन ए और सेक्शन बी को, यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिया है। सेक्शन ए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे और सेक्शन बी जिन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एंट्रेंस के टेस्ट होते हैं, इट मीन्स जो हमारे पास कंपटीशन होते हैं, उसमें जो सारे चैप्टर से ही आते हैं सवाल। ऐसा नहीं कह सकते, हम गारंटी नहीं ले सकते कि भाई इससे आएगा इससे नहीं आएगा, या इससे नहीं आएगा इससे आएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमारे पास जो सारे चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ कुछ हाई इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ हाई, इनका वेटेज हाई होता है, किसका कम होता है, तो इस वजह से हम लोग इनको अलग अलग टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उससे मेनली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैटर एंड सराउंडिंग से भी एक क्वेश्चन आपको पता होगा, वो जो होता है हमारे पास फॉर्म वाला, वो किस तरह से होता है। तो इस तरीके से जो होते हैं हमारे पास इन सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे, पता चला भाई जिस पे 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ा ही नहीं, एक क्वेश्चन वाले पे लगे पड़े हैं पूरा दिन। तो इस तरीके से ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैंने लिया मोल कॉन्सेप्ट को। ये मोल कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा पोर्शन है चैप्टर का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूल वाले चैप्टर का। उसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप ही 2 से 3 सवाल कैरी करता है। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में ये आया था 3 सवाल। ठीक है, 2022 में आए थे हमारे पास 2024 में आया था हमारे पास 2 सवाल। तो इसका मतलब कि हर मिनिमम 2 सवाल इससे आने ही है। तो इस वजह से हमें इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। और मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो बना चुके हैं, मैक्सिमम 40 मिनट की होगी, शायद वो 34 से 35 मिनट की। तो उसको आप देखिएगा और वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट को लेकर। 3 फार्मूले हैं, उसको लगाना है और वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मोल कॉन्सेप्ट में हमसे पूछा क्या रहता है, मोल कॉन्सेप्ट में हमसे पूछा रहता है, कभी हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेता है, कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है, कभी हमसे पूछ लेता है मास ऑफ द एटम्स पूछ लेता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमने उस वीडियो में डिस्कस की है, तो वहाँ से आप मोल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अगर चाहिएगा तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या यहाँ आई टैब पर भी दिख रही होगी आपको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि एसिड बेस एंड साल्ट से भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। एक मिल जाता है आपको मेनली, इसमें जो पोर्शन बटे हुए होते हैं, तो वो एक तो मिल जाता है आपके पीएच स्केल पर। आपको पता है कि पीएच स्केल जो होती है उससे आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि जो हमारे पास पीएच मान, वो तो आपको पता होगा कि कब हमारे पास 7 पे क्या होता है, अगर 7 से कम हो तो क्या होता है, 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है। लेकिन इसमें जो पूछा जाता है वो मेनली एप्लीकेशन से कि कब हमारा जो दांत है वो कब क्षय होना शुरू हो जाता है, या हमारे पास जो एसिड रेन है वो वाला सवाल जो है कि उसकी अम्ल किसके बीच से किसके बीच होती है। तो वो पोर्शन आपको देखना ज़रूरी है। दूसरा इसमें जो आता है पोर्शन, वो आता है आपके पास, आपको पता होगा कि पीएच मान का जो होता है, पीएच वैल्यू का फार्मूला, उससे भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है इक्वेशन से, जो आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर क्या होता है हमारे पास, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो POP वगैरह होते हैं, इनसे हमारे पास क्वेश्चन मिल जाते हैं कि इनका रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, इनका केमिकल फार्मूला क्या है, इनका हमारे पास वैल्यू क्या है, मतलब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, मेनली कहाँ यूज़ होता है, ये कौन सी रिएक्शन से बनता है, कौन सी रिएक्शन होगी जब क्लोरीन निकलता है, या H2O निकलता है, या H2 निकलता है। तो ये सारे पोर्शन एसिड बेस एंड साल्ट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने कुछ आउटलाइन दे दी जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। मेनली आपको पढ़ना होगा वो जो फार्मूले होते हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर ले लो, चाहे POP ले लो, फिर ये किससे बनता है आपको पता होगा। ये इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O होता है कि नहीं। ठीक है, ये किसका होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये बनता किससे, ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम को पता होगा आपको, CaSO4 × 2H2O हो जाता है ये। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इनका वेटेज क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। क्लियर? ठीक है, अब देखो अगला आता है हमारे पास पोर्शन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में हमारे पास ज़्यादा पूछा जाता है, वो किस में पूछा जाता है, अगर आपको मेटल एंड नॉन मेटल में कि हमारे पास, अगर हमारे पास फार्मूला दे रखा है कि किसी का क्लोराइड अगर MCl3 बन रहा है, तो अब बताओ इसका फॉस्फेट कैसे बनेगा। ठीक है, MPO4 कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कुछ आपको वैलेंसी वगैरह पता होनी चाहिए एटम्स की किस तरीके से होती है। M2O3 इस तरीके से बनता है ये, क्योंकि फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 2 और जो MCl3 है, Cl की होती है वैलेंसी 1। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास M एटम होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, यानी कि 3 वैलेंसी वाला हमारे पास पता है आपको एल्युमिनियम होता है ना। इस तरीके से जो हमारे होते हैं हमारे पास, उनकी कितनी होती है, एल्युमिनियम उसकी वैलेंसी होती है 3।
इसका मतलब जो उसके फास्फेट बनाएगा तो फास्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो M2PO4 का होल थ्राई। इस तरह से कुछ हमारे पास जो फार्मूले हैं वो बनते हैं। तो मेटल नॉन मेटल में ये होता है। और मेटल नॉन मेटल में आपको पता है कि हमारे पास जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी मेटल होती है जो अच्छा मतलब कि कंडक्ट करती है लाइट को, हीट को, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी। और कुछ आपको पता होना चाहिए कि मेटल होते हैं मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड। कई बार मैंने देखा है पिछले 2 साल से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल है या इनमें से कौन सा मेटल नहीं है या इसमें से कौन सा मेटालॉइड है। तो ये 3-4 तरीके से आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो वो इन सब चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब आओगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में। कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी मेनली जो है 3 पोर्शन में बांट देते हैं इसको। एक तो होता है हमारे पास IUPAC नेमिंग, लेकिन अब इतना वेटेज नहीं रह गया उसका। पहले जब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले अच्छा क्वेश्चन इससे आते थे, 1-2 क्वेश्चन IUPAC से, लेकिन अब IUPAC कम कर दी गई है। और इसमें जो मेनली रिएक्शन होती है, जो कंबशन रिएक्शन होती है, ठीक है, कंबशन रिएक्शन की बात कर लो आपके पास, या और भी जो आपके पास रिएक्शन होती है उनसे क्वेश्चन बनने लगे हैं यहाँ पर। और अगर कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमारे पास मेनली जो होता है वो इसी से बनते हैं, मतलब कि IUPAC या फिर कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन हो गई, या एथेनॉल कब निकलता है, मेथेनॉल कब निकलता है, वो सारे पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमसे क्या पूछा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता है कि हमारे पास पूछ सकता है कि K सेल, L सेल, M सेल, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं कि किस तरीके से वेरी करते हैं, हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है। क्योंकि 2022 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें हमसे पूछा था कि ये बताइए कि क्या बोलते हैं जो हम सेल में इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं उसमें का क्या तरीका होता है, उनका फार्मूला कैसे आता है। तो वो होता है 2n²। आपको पता है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास K है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से L सेल में कितने हो सकते हैं? L सेल में 2 रखोगे तो 2 2 4 2 8, तो L में 8 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस पे सवाल ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आता है। फिर अगर और बेसिक में आप जाएंगे तो अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें ये पूछ लेता है, अगर बहुत अच्छा आसान पूछना हुआ तो ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि इसमें जो है अरे किसने किसकी खोज की थी। जो आपको पता होगा ईंट पर नाच, ये आपने पढ़ रखा होगा ईंट पर नाच। इसमें जो है ये थॉमसन, यहाँ पर रदरफोर्ड और यहाँ पर चैडविक। यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और यहाँ पर रदरफोर्ड ने, सॉरी यहाँ पर जो है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने की थी यहाँ पर कुछ। तो इस तरीके से आप जो है इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास 10 दिनों का मौका है, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ अभी भी आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। और घबराना नहीं है, पहली बात घबराना इन द सेंस कि अगर पता चले भाई कैसे इतना सब पढ़ना है, अभी जब आप एक बार शुरू करोगे तो होगा, आराम से होगा। बस ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर ये सारे जो चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर को आप पहले देखिए, और इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कीजिए वीडियो पर, हम देखेंगे और आसान चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो सीरीज़ है PYQ सीरीज़, उसको भी फॉलो करते रहिए, और हमारी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसको भी फॉलो करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, बाकी चैप्टर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।